हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो ये आज मैं आपको कराने वाला हूँ साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जैसे आपको पता है, आपका कल जो है साइंस यूपी बोर्ड 10th क्लास का साइंस का एग्जाम है और साइंस के एग्जाम में आपके 20 नंबर के एमसीक्यू आने वाले हैं। और कुछ बच्चे हैं जो इस चीज़ के लिए परेशान है कि एमसीक्यू कहाँ से पूछे जाएंगे। तो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर वाले होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो देखिए, जो हमारा सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण के किस स्थिति में रखना होगा। यानी कि अगर हमें जो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो तो जो हमारा अवतल दर्पण की जो स्थिति होगी वो कहाँ पर सी होगी? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में, दर्पण के ध्रुव पी पर, ये दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु एफ के बीच में। आपको पता है हमारा कौन सा अवतल दर्पण है? तो अवतल दर्पण है वही पूछा जो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा बने। तो हम इसको कहाँ पर रखें? तो उसको कहाँ पर रखते हैं? उसको रखते हैं दर्पण के ध्रुव पी और फोकस के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये वाला आपका जो क्वेश्चन है कितनी बार आपके पेपर में पूछा गया है और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू है, इसी टाइप के एमसीक्यू है आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अभी कुछ देर बाद आपको एक वीडियो और मिलेगी जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे 2 नंबर के, जो कि अक्सर करके आपके पेपर में पूछे जाते हैं। उसने दिया है सेकंड में, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, यानी कि जो लेंस होता है उसकी जो इकाई होती है उसको क्या में मेजर करते हैं? मीटर में, प्रति मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में। तो गाइस, जो हमारा लेंस होता है उसको हम मेजर करते हैं डायोप्ट में। किसमें? डायोप्ट में। और जो इसमें हमारा डायोप्ट हो कोई से भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस प्रकार के लिए होता है? तो भाई सबसे अधिक पूछा है उसने। ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो सबसे अधिक और एक सबसे कम। अगर सबसे अधिक की बात करेगा, जब प्रिज्म से कोई हम श्वेत प्रकाश गुजरता है तो जो सबसे अधिक विचलन होता है वो आपके बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है। ठीक है, बट अगर यही क्वेश्चन अब की बार अगर उल्टा करके पूछ ले कि सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम आपका लाल वाले में होता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपके 2 एमसीक्यू हो गए और पूछता है ये क्वेश्चन आपके इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि 4 में उसने पूछा है सूर्य श्वेताब प्रतीत होता है। कब होता है? सूर्योदय, यानी कि सूर्योदय के काफी पूर्व, सूर्योदय सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय, या फिर सूर्यास्त के काफी बाद। देखिए, सूर्यास्त में क्या है? जब सूरज छिपता है, तो सूर्यास्त के समय, ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या पूछा है? फिफ्थ में कहा है किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जो उसमें आपका कोई भी चालक है उसमें अगर आपका प्रतिरोध फॉलो होता है तो किस पर निर्भर नहीं करता? चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ के घनत्व पर, चालक का अनुप्रस्थ काट के, चालक के आकार पर। चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता। आकार तो कैसा भी हो, अगर उसमें फॉलो होना है तो वो तो होगा। चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता। देखिए, आपका एमसीक्यू नंबर 6, एमसीक्यू 6 में क्या दिया हुआ है? कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। यानी कि किस तरीके से उन चालकों को क्या करा जाए, हम एक अरेंज करें, एक समायोजन करें कि जो हमारा चालक का प्रतिरोध है वो क्या हो? न्यूनतम हो। न्यूनतम का मतलब क्या है कि वो कम हो। सभी को समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, एक को श्रेणी क्रम में तथा 3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ये 2 को श्रेणी क्रम में तथा शेष 2 को समांतर क्रम में। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है। और क्यों है कि अगर सभी को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका जो परिणामी प्रतिरोध है वो कम होगा। समांतर क्रम कैसा है कि अगर हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं तो हम एक को ए से लगा लिया, एक हमारा ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध भी हमने ए से करके लगा दिया। ठीक है, तीसरा हमने कैसे लगाया? तीसरा भी हमने ए से लगा दिया, और फिर एक और चौथा था जिसको भी हमने ए से लगा दिया। अब देखिए, प्रतिरोध कम क्यों होगा? अगर हम इसमें करंट फॉलो करेंगे तो देखिए 4 डायरेक्शन में वो डिवाइड हो जाएगा, और अगर 4 डायरेक्शन में ये डिवाइड होगा तो क्या होगा? प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, समांतर क्रम में लगाने पर जो प्रतिरोध होता है वो न्यूनतम होता है। 7 देखिए, 7 में क्या दिया हुआ है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस नियम की सहायता लेते हैं। देखो इस पहले आपको बता दूं, ये आपका एमसीक्यू है और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से है। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है और दाएं हाथ का नियम होता है वो आपके पेपर में अक्सर करके पूछा जाता है। ठीक है, तो उसने पूछा हुआ है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस नियम की सहायता ली जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये ओम का नियम। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए ये क्या है। देखो ये जो आपके पहले वाले एमसीक्यू थे ये आपके फिजिक्स वाले थे और ऐसे आपका भाग 2 होगा जिसमें आपके केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। जो आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन होगा उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, यानी कि इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो वह आपकी एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो होती है वो ठंडे जल से आपकी क्या हाइड्रोजन गैस निकालती है जी। 9 देखिए, 9 में क्या दिया हुआ है आपके, 9 में कहा है कि निम्नलिखित में से एल्कीन है, यानी कि इनमें से कौन सा आपका एल्कीन है। तो जो आपका HCACH है वो आपको क्या होता है, एल्कीन होता है। 10 देखिए, 10 में क्या दिया हुआ है कि 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान संभव है। यानी कि जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है। तो उसका पीएच मान आपको क्या होता है, आपका पीएच मान 8 होता है। क्यों, क्योंकि आपका पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है और अगर 7 से ज्यादा होता है वो क्या होता है आपका अक्षारीय। इस कंडीशन में अम्लीय होता है और पूछ लेता है क्वेश्चन आपसे, और ये होता है आपका क्षारीय। कि किस कंडीशन में होता है कि अम्लीय कब होता है, जब उसकी पीएच मान 7 से कम होगा। अक्षारीय कब होगा, जब उसका अम्लीय मान जो होगा वो अक्षार यानी कि 7 से ज्यादा होगा। 10 देखिए, 10 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो सॉरी 10 तो हो गया। 11 में आ जाइए, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, यानी कि जो क्लोरीन होता है उसमें कैसे बंध पाए जाते हैं। तो कैसे, आयनिक आबंध, एक सहसंयोजी आबंध, द्विसंयोजी आबंध, ये त्रिसंयोजी आबंध। तो उसमें एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोग पदार्थ है, यानी कि जो जल है अगर उसको उसमें जीवाणु हो तो उन जीवाणु का नष्ट करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है। धावन सोडा का, बेकिंग सोडा का, फिटकरी का, ये विरंजक चूर्ण का। तो किसका यूज किया जाता है, विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। 13 देखिए, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, यानी कि जब आयन आपस में संयोग करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, जो नया वो बनता है तो उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। देखिए अपघटन, जब कोई दो बॉन्ड टूटेंगे उसके बाद ही कोई नया बॉन्ड बनेगा तो उभय अपघटन। 13 14 जो है आपका बायोलॉजी पोर्शन है, ठीक है, जो कि बायोलॉजी से पूछा जाएगा। पादप में जाइलम का कार्य होता है, यानी जाइलम में उसका कार्य क्या होता है, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, इसमें होता है जल का वहन। 15 में क्या दिया हुआ है, अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया गया था। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितनी बार आपके पेपर में पूछा गया है। तो उसने मटर का यूज किया था, मटर के दानों का। 16 देखिए, 16 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, ये डिंब वाहिनी। तो कौन सा है आपका सी, शुक्रवाहिनी। 17 स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयंपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो उसके लिए यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो स्वयंपोषी मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़, इंसान, ठीक है। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भुस्तारी, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, जो कि आपका 19 क्वेश्चन है, ए लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा, अभिमा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में, या लेशमानियम में। तो किस में होता है आपका, ईस्ट में।
लास्ट एमसीक्यू, और इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगी जिसके आप और भी एमसीक्यू होंगे, जो साथ साथ में आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके प्रीवियस पेपर वाले एमसीक्यू थे। अगर आपने प्रीवियस पेपर वाले एमसीक्यू कर लिए 3 से 4 साल के, तो आपको सारे एमसीक्यू उसी से मिल जाएंगे, क्योंकि आपके जो एमसीक्यू होते हैं वो रिपीट होते हैं प्रीवियस पेपर में से ही। प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? लैंडमार्क ने, डार्विन ने, मेंडल ने, ये मार्गन ने। तो किसने किया था? मेंडल ने किया था। ठीक है जी, यहाँ पे पूरे 20 एमसीक्यू थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। और गाइस थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस वीडियो में आया उसके लिए माफ़ी। वो थोड़ा एक ऐसी जगह है कि लोकेशन ऐसी है कि थोड़ी गाड़ी की आवाज़ आती रहती है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।